मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। यह हमारा दूसरा क्लास है। किस पाठ का? लाख की चूड़ियां का। लाख की चूड़ियां का यह दूसरा क्लास है। पहले क्लास में हम लोगों ने इस पाठ को पढ़ना प्रारंभ कर दिया था, जिसमें हम लोगों ने वस्तु विनिमय और बदलू के स्वभाव की चर्चा की थी। पाठ को आज आगे बढ़ाते हैं और बाकी का पाठ पूरा कर। मैं पाठ को सस्वर पढ़ते हुए इसको समझाते जा रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कूद उठता था और कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता था कि देखो कांच की चूड़ियां पहनकर घूम रही हैं वगैरह वगैरह। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं तो वह उत्तर देता, क्या शहर की बात और है लला। यहाँ वह शहर वालों पर व्यंग कर रहा है। वहां तो सब कुछ होता है। वहां तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं और फिर उनकी कलाइयां नाजुक होती हैं, है ना। लाख की चूड़ियां पहनने से तो मोच ना आ जाए, यानी अगर वे कांच की चूड़ियों की जगह पर लाख की चूड़ियां पहनेंगी तो उनके हाथों में, उनकी कलाइयों में मोच आ जाएगी, यानी वह उन पर व्यंग कर रहा है। किस पे? स्त्रियों पे। और शहरी जीवन पर भी वह व्यंग कर रहा है कि पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में पड़कर शहरी जीवन किस तरह से परिवर्तित हो गया है। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ 2-4 आम खा आता। परंतु इस सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था वह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। इस पर हम लोग बात कर चुके हैं। साथ ही जो अभी हम लोगों ने पढ़ा उससे यह भी पता चलता है कि किस तरह से गांव में मेहमान नवाजी का रिवाज है। अगर हमारे घर पर कोई आता है तो हम लोग उसे बिना कुछ खिलाए पिलाए नहीं भेज सकते। यह ग्रामीण और शहरी दोनों ही हमारी भारतीय परंपरा है कि मेहमान को खिला पिला कर ही भेजा जाता है। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-8 महीने वहां रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। गर्मियों की छुट्टियों में हम लोग यहाँ वहां अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं और गर्मी की छुट्टियां कटा कर आते हैं। तो लेखक कहाँ जाते हैं? अपने मामा के घर। और वहां जाने की उनकी तो एक अच्छी खासी रुचि थी। क्या थी? लाख की गोलियां। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा। तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई, ट्रांसफर हो गया और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। अब इतनी दूर बदली हो गई कि वे जा नहीं सके। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। इस पंक्ति से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि समय के साथ जब हमारी उम्र बढ़ती जाती है तो हमारी रुचि भी बदलती जाती है। लेखक यह कह रहे हैं कि अब लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं है, क्योंकि समय के साथ साथ, आयु के साथ साथ हमारी रुचि बदलती रहती है। अतः गांव में होते हुए भी बहुत दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान नहीं आया। क्यों नहीं आया? लाख की गोलियों में रुचि है ही नहीं तो बदलू का ध्यान आएगा कैसे? इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। यानी किस तरीके से मशीनी युग के प्रभाव के कारण घर घर तक लाख की चूड़ियों की जगह पर कांच की चूड़ियां पहुंच चुकी थी।
और औरतें बड़े चाव से लाख की चूड़ियों की जगह पर कांच की चूड़ियां पहन रही थी। बिरले ही कुछ ही औरतों के हाथों में लाख की चूड़ियां दिखाई दे रही थी। बात यह हुआ, एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुआ कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। क्यों? चूड़ी को देखकर। मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं, अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। लेखक ने कहा, नमस्ते बदलू काका। नमस्ते भैया, क्योंकि लेखक अब बड़े हो चुके थे। उसने मेरे नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनमें बहुत कुछ परिवर्तन हो जाता है, वो देखने में थोड़े अलग हो जाते हैं, अलग लगने लगते हैं। और बहुत दिनों के बाद अगर हम किसी को देखें, खास करके बच्चों को अगर बहुत सालों के बाद देखें, तो पहचानने में थोड़ा दिक्कत होता है। मैं हूं जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनाकर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला, बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए, यानी काफी लंबे समय के पश्चात आए हो। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका। किसने कहा? लेखक ने कहा। मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, ना तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई, ना ही भट्ठी जहां वह बैठकर लाख की चूड़ियां बनाता था। वहां वैसा कुछ देखने को लेखक को नहीं मिल रहा था। आजकल काम नहीं करते काका? मैंने पूछा। लेखक ने क्या पूछा कि आजकल काम नहीं करते? नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियां कोई पूछे तब तो। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना यह लला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। यहाँ पर बदलू की व्यथा प्रकट हो रही है। क्या? कि काम उसके पास नहीं है। क्यों? मशीनी युग के कारण उसका धंधा, उसका व्यवसाय चौपट हो गया है। लोग, औरतें कांच की चूड़ियां पहनना पसंद कर रही हैं, लाख की चूड़ियां नहीं पहन रही हैं। जब मांग नहीं है तो फिर लोग उसको बनाएंगे क्यों? तो लाख की चूड़ियां बननी बंद हो गई हैं, उसका व्यवसाय ठप पड़ा हुआ है। क्यों? मशीनी युग के कारण। मशीन की बनी हुई सुंदर सुंदर कांच की चूड़ियां औरतों को ज्यादा आकर्षित करती हैं, तो औरतों ने कांच की चूड़ियां पहनना प्रारंभ कर दिया और लाख की चूड़ियां पहनना बंद कर दिया, जिसके चलते बदलू का व्यवसाय ठप पड़ गया है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, नाजुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। लेखक यह देख रहा है क्या कि उसकी अवस्था ठीक नहीं है। जब लोगों के पास काम नहीं होगा, व्यवसाय नहीं चलेगा, पैसे नहीं आएंगे, तो अच्छे पौष्टिक भोज्य पदार्थ उसे प्राप्त होंगे कहाँ से? तो उसके माथे पर नसें उभर आई थी, हाथों पर नसें उभर आई थी। मुझे लगा जाने कैसे उसने मेरी शंका को भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। फसली खांसी का मौसम होता है मौसमी खांसी, जो मौसम में परिवर्तन के कारण होती है। यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। यानी मौसम बदलेगा तो खांसी ठीक हो जाएगी। यह
बदलू कह रहा है। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा। इस मशीनी युग ने या इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। यहाँ लेखक एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। इस पंक्ति के माध्यम से बहुत सारी बातें साफ हो जाएंगी और बदलू की जो व्यथा है वह भी स्पष्ट हो जाएगी। क्या? इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए। इस पंक्ति से लेखक ने उस ओर संकेत किया है कि कितने ही लोग मशीनी युग के कारण बेकार हो गए, बेरोजगार हो गए। सैकड़ों लोगों के काम मशीनें सहज रूप से बिना सहायता के, यानी ज्यादा लोगों की जरूरत अब नहीं रही, वह काम मशीनें कर देती हैं। यानी कम लोगों के द्वारा अधिक काम कराया जा सकता है मशीनों के द्वारा। इससे क्या हुआ? लोगों में बेरोजगारी की मात्रा बढ़ी और जो कुशल कारीगर थे, जो हस्तशिल्पकार थे, उनका कार्य चौपट हो गया, जिसके कारण उनके सामने बेरोजगारी और बेकारी, उसके साथ साथ भूखमरी की समस्या भी खड़ी हो गई। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया। नहीं, बड़ी प्रसन्नता से उसने उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज दी, अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। पहले जब लेखक जाते थे तो बदलू बड़े प्रेम से उनको आम और मलाई खिलाता था। यहाँ बेचारा खुद की ही अवस्था ठीक नहीं है तो उसको ध्यान नहीं रहा कि वह आम खिलाए लेखक को। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए जाने कैसे जाने दूंगा तुमको। यानी हमारे द्वार पर आए हो और बिना खाए चले जाओगे, यानी मेहमान भूखा चला जाए, यह उचित नहीं है। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। यानी जब उसके पास गाय थी तो जब लेखक जाता था उसके घर पे तो वह उसके लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। लेखक ने उनसे पूछा, किससे? बदलू से, कि गाय तो ठीक ठाक है ना? गाय कहाँ है लला? बदलू का दर्द प्रकट हो गया। गाय कहाँ है लला? 2 साल हुए बेच दी। कहाँ से खिलाता? जब स्वयं खाने के लाले पड़े हुए हैं तो गाय का भरण पोषण कैसे हो? यानी जब मेरा ही रोजगार बंद है, स्वयं खाने पीने की स्थिति ठीक नहीं है, तो गाय का भरण पोषण कैसे किया जाएगा? उसे भी तो चारा दाना पानी देना पड़ेगा। तो अब मेरी स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं गाय को रख सकूं। यह बदलू का दर्द प्रकट हो गया। इतने में रज्जू, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा, मैंने कहा। लेखक ने कहा, इतने सारे आम मैं नहीं खा पाऊंगा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके 4 आम एक बखत में खा जाता था। नहीं, एक समय में ही मैं इससे 4 आम खा जाता था। और तुम शहर वाले इतने नाजुक होते हो कि खाने पीने में भी नखरे मारते हो। यह बदलू व्यंग कर रहा है। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छांट कर दो, यानी अच्छे अच्छे आम चुन कर दो। सिंदूरी वाले देना, देखो लला कैसे हैं। इसी साल यह पेड़ पर तैयार हुआ, यानी पहली फसल है यह। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई।
गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत ही फब रही थी। यानी उसके सुंदर हाथों पर लाख की चूड़ियां बड़ी सुंदर लग रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा था जो मैंने बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। यानी जो मेरी मेहनत का पैसा था, यानी जो चूड़ी मैंने बनाई थी लाख की, 10 पैसे में वह लेना चाहते थे, जो मेरा सही मेहनताना नहीं था। यानी सोचिए, लोगों को उचित मेहनताना भी प्राप्त नहीं होता। एक व्यक्ति इतना मेहनत से काम करे और उसको उसकी वस्तु का सही दाम न मिले तो उसका रोजगार कैसे चलेगा। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा ना था कि आसानी से टूट जाए। यानी विषम परिस्थितियों में भी जब उसका रोजगार बंद हो गया था, फिर भी उसने हार नहीं मानी, अपने व्यक्तित्व को टूटने नहीं दिया। यह उसके दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। उसका वह पेशा था, मशीनी युग के कारण उसका कारोबार चौपट हो गया, फिर भी उसने अपने आप को टूटने नहीं दिया। उसने हार कर भी हार नहीं मानी। इस पाठ में जो प्रश्न उत्तर है वह मैं सारा अपने स्कूल के, जो हमारे स्कूल का ई पोर्टल है, उस पर अपलोड कर दूंगा। आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ अगर हम लोग लिखाने जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वहां आप लोग सहजता से डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी मन में प्रश्न हो तो आप स्कूल के पोर्टल पर जाकर, जो हमारा ई पोर्टल है, वहाँ जो चैट बॉक्स है, आप लोग वहाँ चैट बॉक्स में प्रश्न करिएगा, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। और इस पाठ के प्रश्न उत्तर को मैं स्कूल के ई पोर्टल पर अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहाँ से लिख लीजिएगा। इस पाठ में इतना ही। अगली क्लास में हम लोग अगली पाठ को पढ़ेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।